अब लाइए जरा यूएस का ओवरनाइट हैंडओवर। मिला जुला फिर डाउ सल्ग कर रहा है, लेकिन बाकी दोनों बेंचमार्क बेहतर हुए। आज सुबह के फ्यूचर्स तीनों इन ग्रीन, एक शेड हरे में ही 1/4% तक उछाल के साथ ट्रेड हो रहा है। तो तबर अब की पहली प्लेट रखिएगा। कल के बाजार बुरे नहीं थे, हम जो डाइजेस्ट करके गए थे या तो इंडेक्सेस वैसे ही थे या उससे बेहतर कर गए। आज सुबह के फ्यूचर्स हरे में है तो डिफरेंशियल तेजी का है। शायद कुछ हद तक गिफ्ट निफ्टी वही डाइजेस्ट कर रहा है। चलिए ग्लोब के सारे संकेत नीरज जी से समझेंगे। वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक पे आज एक्सपायरी के दिन का हमारा अप्रोच रहने वाला है। हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जो आज आपको अपने रडार पे रखने हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। एक तो पॉवेल साहब की स्पीच थी, एक वो ओपेक मीट का आउटकम भी आना था। खैर क्या क्या हुआ, माहौल क्या है, मूड कैसा है, क्या चल रहा है? ओपेक की मीट में कुछ नहीं हुआ, होना भी नहीं था। वो 1 जून को अगली मीटिंग होगी, क्योंकि जून तक कट चालू है, वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत टोका टोकी हुई होगी। तुम थोड़ा सा ढंग से हिसाब किताब के काटो। छोटे छोटे देश ना अपनी लिमिट से ज्यादा तेल बना रहे थे, वो रोक दिया गया। पसंद है ना, सबको पसंद है यार। इवन सऊदी अरब को ही पसंद है, तो वो कम करके पैसा कमाना चाहते हैं, वो बेचारे बेच के कमाना चाहते हैं। तो वहाँ खैर कुछ नहीं हुआ। लेकिन सोने की खदानें सबसे ज्यादा कौन से देश में? अफ्रीका में है क्या? अफ्रीका में, रशिया में। तो अफ्रीका वाले पैसे क्यों नहीं बना पाते यार? खुदाई तो सब अमेरिकन करते हैं। अच्छा, वहाँ के कंपनियां तो उधर की है सब। हीरा बेचारा कहाँ, सबसे ज़्यादा हीरा अफ्रीका में है। इवन आप सोचो कॉपर सबसे ज़्यादा चिली में होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बहुत अमीर देश है क्या? चालू है सब होने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तेल सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, दुनिया का 35% तेल अमेरिका में। वो निकालते नहीं है अपना, निकालते ही नहीं है। और अरब वाले निकाल निकाल के खरीद कर रहे हैं। और सबसे अमीर देश खुद बने बैठे हुए हैं। तो ये एक अलग टाइप की डायनेमिक्स है। अच्छा, मूड कैसा? पॉवेल साहब कुछ बोले? पॉवेल साहब ने, देखिए यार, पॉवेल साहब में ना बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं हमको, तो खुद ही कंफ्यूज हो गए वो। एक तरफ कहते हैं कि मेरे को थोड़ा और समय चाहिए, लॉजिक कुछ और कहता था, बुलवा कुछ और दिया, तो बेचारे कैसे बैलेंस करें? मैंने कहा था ना, पॉलिटिकल प्रेशर में वो बोल गए थे उस दिन। अब कह रहे हैं मेरे को थोड़ा समय चाहिए, डेटा देखूंगा, समझूंगा, फिर साथ में ये भी कह रहे हैं नहीं इस साल कट के लिए माहौल बना हुआ है। अब ये दो बातें आप एक साथ कह रहे हो तो मार्केट कंफ्यूज है। ना बेचारा गिर रहा है ना चढ़ रहा है, फ्लैट एकदम मार्केट। चार्ट दिखाओ, बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है आज का, तो ऐसा बना हुआ है चार्ट, आपको समझ में। लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड ऑक्सीजन में बड़ा, ये देखो ऑक्सीजन ये चार्ट देगा और लिक्विड जीने नहीं देगा। ठीक है, ये जलेबी बनी हुई है चार्ट की। तो अब इसमें समझ नहीं आ रहा है कि ये मार्केट गिरा ही चढ़ा क्या है, पता नहीं है, ऐसे ही है। सो फेडरल पावेल साहब ने कुछ खास नहीं बोला, और ओपेक की बैठक में कुछ खास नहीं हुआ, होना भी नहीं था वहाँ पे। असली खेल दोस्त कमोडिटी मार्केट में हो रहा है। आग लग रही है। क्यों? क्रूड आपको पता ही है $90 पे खड़ा है। गोल्ड 2300 के पार है। गोल्ड तो भाई साहब 2300 के पार है कल। 2318 सुबह का टिक देख रहा था। 2300। और ये तो छोड़ो आप, कॉपर 2 साल के हाइस पे। ये कॉपर ना, इसमें लिखा नहीं है कॉपर तब, और अब मतलब कल 3.5 मैं लिखता हूं भाव इंटरनेशनल मार्केट्स में 3.4% कल, और आज सुबह की जो हमने डाइजेस्ट नहीं कर रखा 3.5% उछला। आप सोचिए, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, सब में आग लगी हुई है। क्यों लगी है? इसका इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक ये दिया जा सकता है कि चाइना में इतनी जबरदस्त रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं, तो आग लग गई है। इसके अलावा कोई डेटा ऐसा निकल के नहीं आया जिससे कॉपर इतने ऊपर भागे। नॉन फेरस खास तौर पे, स्टील भी उतना नहीं भागा, लेकिन बाकी सब में बहुत तेज़ी बनती जा रही है। ये उस टाइप की कमोडिटी की रैली बन रही है जो कोविड के तुरंत बाद बनी थी, सप्लाई डिसरप्शन की वजह से। अगर ये रैली बहुत देर तक कंटिन्यू करती है तो बहुत मुश्किल इक्विटी मार्केट के लिए होने वाली है, क्योंकि क्रूड और गोल्ड की तेज़ी ये दिखा रही है कि मार्केट शायद रिस्क ऑफ होना चाहता है और इक्विटीज़ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नॉन फेरस की तेज़ी ये दिखा रही है कि डिमांड रिवाइवल हो सकता है क्या चाइना में, या हो रहा है, इसलिए क्रूड इतनी कमोडिटीज़ में तेज़ी है। तो ये एक बहुत ही इम्बैलेंस सिचुएशन बन रही है। किसी एक को रुकना पड़ेगा, चाहे इक्विटी मार्केट रुके या कमोडिटी रुके। कमोडिटी में जैसे गोल्ड और क्रूड में जिस तरह से हाइक हुई, वो उसमें कोलैप्स होने की संभावना बनती है कि एकदम से चला तो गिर सकता है एक दिन। लेकिन जो फेरस या नॉन फेरस में तेज़ी आ रही है मेटल्स में, वो तेज़ी स्लोली आई है, वो एकदम से नहीं गिरेगी, तो वो सस्टेन करेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो ग्लोबली बनने जा रहा है इन्फ्लेशन को लेकर के। रिजल्ट्स के नतीजों पे आपको दिखेगा, मार्जिन हिट होंगी क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। इंडेक्स भले ही आपको फ्लैट दिख रहा हो यूएस का या कहीं का भी, लेकिन मार्केट के लिए इंटरनल संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं है।
इंटरनल्स अच्छे नहीं है, पर कहीं ना कहीं मार्केट खड़ा हुआ है बस। हाँ, यही तो आश्चर्य की बात है। कमोडिटी थोड़ा सा कॉशियस रहने का, लास्ट में वैसी कमेंट्री आई थी, उसके बाद मामला गड़बड़ाया था। हाँ, ये थोड़ा सा कमोडिटी वाला आज मैंने कल देखा ना, फिर मैंने डिटेल सारे मेटल्स देखे, सब में एक एक महीने में आप देखिए भागे हुए हैं सब। थोड़ा सा वॉचफुल रहेंगे, माइंडफुल। और चाइना का बेहतर करना है, चाइना में रिवाइवल वैसे भी हमारी इक्विटी पूरी एनर्जी बास्केट में आग लग रही है। अभी आप देखिएगा 2-4 दिनों में आपको कोल में कैसी आग लगती हुई दिखेगी। हमारा तो डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। हमारी बढ़ने वाली है, ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है कोल की। अभी कोल एकदम सॉफ्ट पड़ा हुआ है, बहुत तेजी नहीं आई उसमें, लेकिन अभी आने वाले 10-15 दिनों में देखिएगा आप। भाई साहब जरा से ये सब फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ध्यान रखिएगा। चलिए वीरू के पास चला जाए। ये हो गई ग्लोब की तस्वीर खराब है, इंटरनल्स वीक है, संकेत गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन इक्विटीज कहीं ना कहीं डटा खड़ा हुआ है, इसीलिए दिख नहीं रही वो दिक्कतें। देखते हैं हमारा भी किस तरह डूली रिस्पॉन्ड करेगा। खैर